आज हम फर्दर थोड़ा सा पीएचपी को देखेंगे। और एक पार्ट हमारा पीएचपी वाला होगा। दूसरा भी हम पीएचपी में करेंगे, लेकिन वो इस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ हम पीएचपी के फंक्शंस को देखते रहेंगे साथ साथ। यानी कि दो क्लासेस होती हैं ना, तो एक क्लास हम डेडिकेट कर देते हैं पीएचपी के फंक्शंस को, क्योंकि पीएचपी में काफ़ी फंक्शंस हैं जो कि एटलीस्ट सीखने चाहिए। कैसे सेशंस क्रिएट करते हैं, कैसे बाकी चीज़ें मामलात करते हैं, तो वो देखेंगे। साथ साथ हम ये करेंगे कि हम एसक्यूएल को साथ साथ देखते जाएंगे यूजिंग पीएचपी। ठीक है, यानी कि जो डेटाबेस है हमारी, वो एक्टिविटी साथ साथ रखेंगे। तो एक क्लास में हम डेटाबेसेस कर लिए करेंगे, और दूसरी में जो है ना, वो हम कर लिया करेंगे पीएचपी के बेसिक फंक्शंस को देख लिया करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पीएचपी के डेट फंक्शन से कि टाइम और डेट किस तरह हम जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने पीएचपी डॉक्यूमेंट के साथ। मैं जस्ट सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। जी, तो डेट डेट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम पीएचपी के अंदर, कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि फुटर के ऊपर लिखी होती है डेट, कॉपीराइट ईयर लिखा होता है सिर्फ। ठीक है, तो उसको आप डायनामिक कर सकते हैं, आपको हर दफ़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको डायनामिक कर दें, और जब भी आपके पीसी की जो भी करंट डेट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो क्या करेगा, सॉरी, आपके सर्वर की जो डेट होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो डेट पिक करके उसको चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो उसको कोड किस तरह करेंगे हम, उसको कोड हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो पीएचपी का टैग आ जाएगा। ठीक है, और पीएचपी का क्लोजिंग टैग आ जाएगा। और सिंपली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंपली हम ये लिख देंगे कि जो इसका फंक्शन है वो सिंपल डेट के नाम से है। ठीक है, ये क्या करेगा, डेट को कॉल कर देगा। ठीक है, अब इसको सिंपली हम रन करके देखते हैं। क्या लिख रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन। ठीक, वापिस आते हैं। इसको इको करते हैं। सॉरी, इट्स नॉट डाटा, इट्स डेट। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी शायद।
अच्छा, यहाँ पे आके देखें जरा ब्राउजर पे, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी कि इसको एक पैरामीटर लाजमी देना है, डेट को, ठीक है। एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन पैरामीटर, ठीक है। तो हम इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं वो बताना चाह रहा था कि इस डेट फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं कि किस फॉर्मेट में जो है ना डेट नजर आए हमें, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये कोई रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो है ना वो मांगता है, और वो फॉर्मेट जो है ना आप खुद से बता सकते हैं कि क्या हो, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप अगर सिर्फ वाई लिख देंगे कैपिटल, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ ईयर लेके आएगा। उसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखें ये डेट इज 2020, ये सिर्फ ईयर लेके आया है। वापस आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ मंथ, ठीक है, स्पेस के साथ, सॉरी डैश के साथ, ठीक है, ताकि वो मुझे वहां पे नजर आए। तो यहाँ ब्राउजर के ऊपर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो वो कैसे लेके आएगा, वो मंथ भी लेके आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसके साथ डी भी ऐड कर देता हूँ, स्मॉल डी, तो ये क्या करेगा, वो एग्जैक्टली डिजिट भी ले आएगा दिन के, आज कौन सी डेट है। तो आज 16/7/2020 है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेट को डायनामिक कर सकते हैं ऑन योर पीसी। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे आपकी जो डेट है वो डायनामिकली चेंज हो रही है, यानी कि उसमें सेकंड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि इस तरह से पीएचपी के या दूसरे डिफरेंट लैंग्वेजेस के फंक्शंस को यूज किया गया, और साथ में क्या किया गया, साथ में उनका फॉर्मेट बता दिया गया कि किस फॉर्मेट के अंदर वो डेट नजर आए, ठीक है। तो वो डेट कंटिन्यूसली उस सर्वर की जो पिक करता है, और साथ में वो जो है ना बताता रहता है कि क्या टाइम हुआ है, ठीक है। अभी हमने सेकंड्स साथ इंक्लूड कर दिए, तो हर रिफ्रेश के साथ क्या हो रहा है कि हमारे पास सेकंड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा जो है ना वो फॉर्मूला है कि आपका जो ईयर है वो कैपिटल वाई के साथ होता है, मंथ एम के साथ होता है, और जो डेट है वो डी के साथ होती है, और साथ में जो सेकंड होता है वो एस के साथ होता है। इसके साथ अगर आपने टाइम भी शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर जो फॉर्मेट है वो आपका आवर्स, आई आपके हो जाते हैं मिनट्स, ठीक है। इसको ब्राउजर पे देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो उसके साथ हमें टाइम लिख देते हैं, द टाइम इज, और उसको नेक्स्ट लाइन पे भी ले जाते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ हम लिख देते हैं टाइम इज। php.net जो वेबसाइट है उसको अगर आप देखें तो वहाँ पे पूरा एक रेफरेंस इस डेट के हवाले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसमें से डिफरेंट फंक्शनैलिटीज देख सकते हैं कि अगर आप जिस फॉर्मेट में आप चाह रहे हैं टाइम और डेट, उस फॉर्मेट में किस तरह से लेके आई जा सकती है, ठीक है। अगर इसके साथ सेकंड्स भी इंक्लूड करने हैं, उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए, क्योंकि ये जो एस है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये भी सेकंड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन टाइम के केस में इसको हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे टैग के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बता रहा है कि ये सुबह के 4 बजे हुए हैं, ठीक है।
4:40 हुआ है, ठीक है। जो भी आपके सर्वर का टाइम होगा वो एक्चुअली टाइम यहाँ पे ये दिखाएगा, ठीक। और इन दोनों को कंबाइन करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है जी अंबर? जी अंबर। सर ये जो आपने यहाँ शो किया ना कि जो सर्वर का टाइम होगा वो ही यहाँ ब्राउजर पे शो होगा। हम्म। लाइक मतलब कैसे अगर हम लोगों ने इसको चेंज करना हो, जो हम लोग चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इस टाइम 11:15 के तकरीबन टाइम है, हम्म। तो वो शो हो, हम्म। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन ये है कि ये बेसिकली सर्वर का टाइम जो है ना वो दिखाता है। और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। या अपने सर्वर की टाइम को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं कि भाई हमारा जो सर्वर का टाइम है ना वो करंट रीजन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो ओके फिल सर। वक्त ये जो डेट का फंक्शन है ये आपको क्या करता है कि आपके सर्वर का टाइम जो है ना आपको पिक करके लेके आता है, ठीक है। बाकी आप टाइम जोन जो है ना वो सेट भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी फिल वक्त इसको देखते हैं डेट के फंक्शन को, और फिर उसके बाद मूव करते हैं कि अ, आप रीजन को किस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इन दोनों को कंबाइन करना हो, आपका जो डेट का फंक्शन है वो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन कमेंट, ठीक है। ये फॉर्मेट मांगते हैं, और फिर दूसरा होता है ऑप्शनल चीज होती है, वो क्या होता है, टाइम स्टैम्प होता है। तो ये दो जो पैरामीटर्स हैं आपका डेट का फंक्शन जो है ना रिक्वायर करता है। और जो फॉर्मेट होता है वो रिक्वायर्ड होता है एटलीस्ट वन पैरामीटर, ठीक है। और जो टाइम स्टैम्प होती है वो क्या कर वो बाय डिफॉल्ट जो है ना करंट टाइम स्टैम्प को उठाता है और उसको दिखा देता है, ठीक है। तो उसको वो ऑप्शनल होता है, उसको दिखाने की, उसको पास करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हम एक ही पैरामीटर के साथ जो है ना बाकी काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हमने कोई स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प बनाना हो, जैसे कि ये वाला, ठीक है, जिसमें क्या हो कि हमारा साल भी हमें नजर आ रहा हो, हमारा मंथ भी नजर आ रहा हो, हमारा डेट भी नजर आ रही हो, उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। और साथ में ये देखते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि डे पहले आए, फिर मंथ आए, और फिर ईयर आए, ठीक है। तो यू कैन चेंज द ऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। अब जो है हमारे पैटर्न के मुताबिक डेट आ गई, जैसे कि हम पहले लिखते हैं डेट उसकी, और फिर महीना, और फिर जो है साल लिखते हैं, ठीक है। तो आप उसका जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई कोड यूनिक सा जनरेट करवाना चाहते हैं, जिसकी मदद से आप क्या करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो ईमेल जनरेट करवाई है फ्रॉम एनी कॉन्टैक्ट फॉर्म, आप उसका कोई टोकन नंबर देना चाह रहे हैं, कोई यूनिक सा, ठीक है। तो यूनिक टोकन नंबर तो यही होगा कि आप उसमें दें
करंट डेट दें और करंट टाइम दे दें। इससे यूनिक टोकन कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि जिस वक्त वो ईमेल जनरेट हुई है उस वक्त का टाइम एक्चुअली आ जाए, तो वो टाइम जो है रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने डेट और एग्जैक्टली टाइम इन सेकेंड्स जो है ना वो कर दिया है, इसमें क्या है कि अगर मैंने वो मेंशन कर दिया है HIS, ठीक है। अब इसको देखते हैं ब्राउजर के ऊपर कि ये क्या नंबर्स हमें शो करता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा एक नया नंबर मेरे पास आएगा, ठीक। ठीक है, तो इससे हम क्या करते होते हैं, एक्चुअली हम यूनिक आईडीज जो है ना वो जनरेट करवा लेते हैं। जिस वक्त फॉर एग्जांपल आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं किसी भी यूजर का, उसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं, तो यूनिक आईडी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। या यूजर जो है वो कांटेक्ट कर रहा है अपनी एक कोई स्पोर्ट जो है वो टिकट जनरेट कर रहा है, तो आप एक यूनिक टिकट जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम आइडिया, ठीक है। कि आप डेट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं और एक यूनिक जो है वो टिकट नंबर यहाँ से पिक करते हैं, क्योंकि ये रिपीट नहीं होती, और वो टिकट नंबर के ऊपर आप उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, उसको हेल्प कर देते हैं, उसको ईमेल्स कर देते हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टिकट नंबर के ऊपर जो है वो यूजर जो है क्वेरी कर रहा है और किसको आंसर करना है, ठीक है। और यूजर भी जो है वो आपसे बाद में अदर मीन्स के, जैसे आपको एक आप कोई भी ऑर्डर करते हैं जब ऑनलाइन, तो आपको उसका एक यूनिक ऑर्डर नंबर दे दिया जाता है, तो वो ऑर्डर नंबर भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि वो हमेशा जो है यूनिक रहे। तो यूनिकनेस को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करें कि आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि पहले मैं बात कर रहा था कि हम एक फॉर्मेट को चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प जो है ना वो आए, तो उसके केस में क्या है कि एक फंक्शन और है जो कि एम के टाइम है। ये बेसिकली क्या करता है, डिफाइन करता है टाइम स्टैम्प को, ठीक है। एम के टाइम, ये टाइम स्टैम्प को डिफाइन करता है, और इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि एम के टाइम ये रिक्वायर क्या क्या कर रहा होता है। ये रिक्वायर कर रहा होता है आपका आवर्स, ठीक है। उसके बाद मिनट्स, उसके बाद ये सेकंड्स, मैं स्मॉल एब्रीवेटेड लिख देता हूँ, सेकंड, और फिर मंथ और डे और ईयर, ठीक है। तो ये 6 चीजें जो है ना डिमांड कर रहा होता है, 6 पैरामीटर्स जो है ना ये रिक्वायर कर रहा होता है, ठीक है। एम के टाइम को यूज करते हैं और साथ में देखते हैं कि ये किस तरह से फॉर्मेट करता है हमारे टाइम को, किस तरह से टाइम स्टैम्प को जो है ना डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक वेरिएबल यूज करते हैं एक्स, और एम के टाइम रिटर्न करता है हमें उस टाइम स्टैम्प को, ठीक है। टाइम स्टैम्प हम कहाँ यूज करेंगे, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि डेट का जो सेकंड ऑप्शन होगी वो टाइम स्टैम्प होगी। यहाँ पे बता देते हैं कि भाई किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए फॉर दिस, ठीक। कुछ रैंडम सा जो आपके मिनट्स, आपके आवर्स, जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और साथ में 19 कर देते हैं। इसकी सेकंड ऑप्शन रख देते हैं जी हम, क्या, एक्स। वैसे क्योंकि इतने सारे फंक्शन हैं, तो इन एडवांस चीज़ों को जो है ना वो आप बाय ऑन भी सीख सकते हैं यूजिंग PHP.NET, ठीक है। तो PHP.NET को देखते हुए
आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि किस फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज क्या करना है हमने, इसको ऐसे करते हैं कि ठीक है। अब क्या है कि आपके पास इस वक्त जो आपने डिफाइन किया था ना, अब वो एग्जैक्टली टाइम आ रहा है, यानी कि ये फिक्स टाइम है। जो फॉर्मेट आपने बता दिया था कि भाई यही दो, यही टाइम होना चाहिए, तो आपने एम के टाइम की मदद से जो है ना उसको सेट कर दिया है कि ये एग्जैक्टली यही रहेगा, ठीक है। आप ये देखिए 11:14 और 54 सेकेंड्स है, ठीक है। आपका 8 मंथ है, 12 डेट है, यानी कि 12/8/2019 है। और ब्राउजर के ऊपर जो आपकी डेट आ रही है ना वो कंटिन्यूसली यही आ रही है, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं एम के टाइम के साथ, ठीक है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं इंक्लूड फंक्शन क्या होता है। इंक्लूड फंक्शन क्या होता है जी, इंक्लूड बेसिकली यूज करते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूड। ये बेसिकली यूज करते हैं हम किसी भी फाइल को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। कौन सी फाइल को इंक्लूड करने के लिए, ये एक्सटेंसिवली यूज होता है इंक्लूड या रिक्वायर्ड, और दोनों में फ़र्क स्पेसिफिकली हम देखते हैं क्या होता है कि एक कंपलसरी होता है, एक जो है ना वो अगर ना भी हम फाइल एग्जिस्ट करे तो भी वो जो है ना कोड चलने देता है, अदरवाइज जो रिक्वायर्ड है वो कोड फैटल एरर दे देता है या कुछ इस तरह के मामला होते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये दो चीजें जो है ना वो हम देखते हैं। इंक्लूड बेसिकली आप तब कॉल करते हैं जब आपने किसी और फाइल को अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को या करंट फाइल के अंदर इंक्लूड करना होता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में जो काम किया था, वो मैंने काम किया था वीक वीक 11.php के अंदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वो काम डिफाइन तो नहीं किया, ठीक है, इस इस हमारी फाइल के अंदर, ठीक है। तो हम जाके अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं इसी पेज को, सॉरी इसमें सेमीकोलन लास्ट पे आएगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखें वीक 12 की फाइल के अंदर क्या हो रहा है, जो हमने पिछले वीक एक फॉर्म सा बनाया था वो फॉर्म जो है ना हमें नजर आ रहा है। तो इंक्लूड की मदद से क्या करते हैं आप, इंक्लूड की मदद से आप मुख्तलिफ फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं इन अ सिंगल फाइल, ठीक है, जो भी आपकी करंट फाइल है जिसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, इसका यूज भी डायनामिकली बहुत ज्यादा हो रहा है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट फाइल्स जो है ना वो बना लेते हैं, जैसे कि मेरे हेडर की एक फाइल है, मेरे फुटर की एक फाइल है, ठीक है, और बॉडी पार्ट की जो है ना होम पेज की मैं एक फाइल डिफाइन कर लेता हूँ, और फर्दर जो पेजेस हैं रेस्ट ऑफ द पेजेस बॉडी से मेन पेज के अलावा उनके लिए मैं एक फाइल रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी जिस फाइल को भी मैंने ओपन करना है वहां पे मैं इस तरह से टैग्स डिफाइन कर लेता हूँ। वो टैग्स क्या करते हैं, वो बेसिकली इंक्लूड बेसिकली क्या करता है, इंक्लूड हम कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सारे वो पेजेस बने नहीं हुए तो मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। हम क्या करते हैं कि हेडर को इंक्लूड कर लेते हैं। हमने हेडर की एक फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास उसका मेन्यू डिफाइंड है, ठीक है, उसका लोगो और अपर पार्ट जितना भी है वो डिफाइंड है, ठीक है।
उसका फायदा हमें क्या होता है कि जब भी हमें हेडर के अंदर कोई चेंज करनी है, लेट्स सपोज आपके 10 पेजेस हैं HTML के, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको 10 के 10 पेजेस के अंदर चेंज करनी पड़ती है हेडर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कॉन्टैक्ट अस जो है उसको रिमूव करना है, ठीक है, एक पेज को रिमूव करना है, या अपनी सर्विसेज के पेज को उस वहां से रिमूव करना है एज अ लिंक, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि वहां से 10 की 10 फाइल के अंदर चेंजेस करते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि आप सिंपली इस फाइल के अंदर जाते हैं हेडर डॉट पी के अंदर, ठीक है, और उस फाइल को ओपन करने के बाद सिंपली वहां से रिमूव करते हैं, यानी कि आपको एक ही फाइल के अंदर चेंज करनी पड़ती है क्योंकि आपने इंक्लूड की होती है बाकी 9 के अंदर, ठीक है। और इसी तरह फुटर और बाकी पार्ट्स भी कि आप अलग-अलग से बना लेते हैं। हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एक हेडर की फाइल, ठीक है, कंट्रोल न्यू, पीएचपी की फाइल हम बनाना चाहते हैं जी। जी अंबर। सर इसमें हम लोग सिर्फ डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन वाली फाइल्स अटैच कर सकते हैं या नहीं, हम लोग किसी और एचटीएमएल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसमें कोई भी जो फाइल है ना वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पीएचपी पढ़ रहे हैं तो पीएचपी से ही डिफाइन करें, वो ज़्यादा बेटर है। उसकी रीज़न ये है कि आपको पीएचपी एचटीएमएल ऑटोमेटिकली दे रही है, ठीक है, आप एचटीएमएल के टैग्स जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे हम सॉरी नॉट इन हेड पार्ट, हम बॉडी के अंदर एक छोटा सा लेआउट बना लेते हैं, जैसे कि हमने नेविगेशन का बनाया था लास्टली भी। तो हम इसमें ए टैग डिफाइन कर लेते हैं, एचरेफ, यहाँ पे स्टैटिक दे देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं link1 स्पेस के साथ, और इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। और link2, link3, link4 कर देते हैं। अब ये header डॉट पीएचपी है और ये मेरी क्या फाइल है जी, ये मेरी वीक 12 की फाइल है, ठीक है। आप देखें कि आपका जो ड्रीम पेपर है, जितनी भी फाइल्स आप इंक्लूड करते जाएंगे वो साथ में आपको इसी फाइल के लोअर साइड पे ये दिखाता भी जाएगा कि आपने क्या चीज इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो जितनी भी आप फाइल्स को इंक्लूड करेंगे वो आपको उसका कोड दिखाता भी जाएगा ताकि आप उसको इजीली मैनेज कर लें। अगर मैं यहाँ पे इसको बंद भी कर देता हूँ तो आप यहाँ से नीचे यहाँ से ओपन करके इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ब्राउजर पे देखते हैं कि इसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने लिंक्स को डिफाइन किया है, ठीक है। अब अगर यही लिंक्स मैंने 10 और फाइल्स के अंदर डिफाइन किए हुए हैं तो मुझे उसमें चेंज करना है। सिंपली मैं अपना जाता हूँ हेडर की फाइल के अंदर और इस लिंक को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, link4 को सेव करता हूँ, वापस आता हूँ ब्राउजर के ऊपर, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा लिंक जो 4 है वो डिलीट हो चुका है। तो इंक्लूड का तो मामला ये है कि आप इजीली मुख्तलिफ फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट को डायनामिक करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपको बार बार जो है ना चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा सेशन क्लोज हो रहा है तो वापस आते हैं तो देखते हैं कि रिक्वायर्ड इस केस में क्या करता है, ठीक है। इंक्लूड और रिक्वायर्ड दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन इंक्लूड कहाँ इस्तेमाल करते हैं और रिक्वायर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।